ये स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट का नहीं है। कुछ चीजें घटित हुई जो उचित नहीं है, मैं उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, ये सीटों को बेचने के खिलाफ प्रोटेस्ट है। अब उस सीटों के बेचने के व्यापार के बीच कुछ ईमानदार भाई भी पहुंच गए हैं, तो उनके लिए हमें अफसोस है। लेकिन जेन्युइन बच्चे लोग आपको भी ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं जयराम तो पीएचडी कैसा पीएचडी धारी है जो कि इनको जानकारी नहीं, हमने संघर्ष करके मेहनत करके गरीब आदिवासी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, ट्रोल का सवाल नहीं है। एक नौकरी क्यों कर रहे हैं? एक लाइन क्या ना, सैलरी के लिए, सेवा के लिए कोई नौकरी नहीं करता है। कह दीजिए कि हमें सैलरी कोई पे सुविधा नहीं रहेगी, कोई IAS तक नहीं बनेगा। मजबूत वकील नहीं रखा गया, एडवोकेट जनरल होता है सरकार का वकील। जब हेमंत सोरेन का मामला आता है तो वो दिल्ली से वकील मंगा लेते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील मंगा लेते हैं, लेकिन जब छात्रों का रद्द करने की बात की है तो वहाँ पे मजबूत पक्ष नहीं रखा गया, तर्क नहीं रखा गया। राजस्थान हाईकोर्ट का क्या निर्णय था, आपने पढ़ा होगा कि अगर भोजन में 20 मिला है तो 20 को निकालना संभव नहीं रहा है। ये हाईकोर्ट का निर्णय है। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप कोर्ट से ऊपर तो आप भी नहीं है। आपके पास कोई आइडिया है सेग्रीगेट करने का, कैसे इनको अलग किया जा सकता है? देखिए, जो पैसा लिया गया है उसको डकार गए हैं। 7-8 महीना का समय हो गया है, तो पैसा जगह में शिफ्ट हो गया या फिर ऐसा जगह शिफ्ट हो गया पैसा जहाँ से निकालना संभव नहीं है। आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, वो मेरा आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन ठीक था। है, छात्र करेंगे फिर हम समर्थन करेंगे जैसा हुआ है। मतलब आप अगुवाई नहीं करेंगे, छात्र हमने कब अगुवाई किया है? क्या हम लोग देवेंद्र जी अगुवाई किए? कहाँ देवेंद्र जी अगुवाई किए हैं? और जब सिस्टम रिफॉर्म की बात आएगी ना अनिल जी, तो बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती है। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये देश बना। तो साफ कहना था कि राजनीतिक आदमी को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो 2 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा और ये विधानसभा वगैरह। अरे भाई, हारने से क्या होता है? हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लगने के बाद में हमारे साथ में बात करने के लिए टाइगर जयराम महतो विधायक जी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आपने आंदोलन भी किया और आभार यात्रा भी निकाला। जैसे हम आभार यात्रा का हम समर्थन नहीं, आपके नेता देवेंद्र नाथ महतो थे, देवेंद्र जी। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, आप कहते हैं चीट भी उनका, पट भी उसका, तो आप भी तो आंदोलन भी करते हैं, आभार यात्रा भी निकालते हैं। नहीं, हम आभार यात्रा का समर्थक है ही नहीं। हमें हजारीबाग बुलाया गया, हम बोले नहीं, क्योंकि उसमें 1% ही सही जेन्युइन लड़के भी हैं, उसको तकलीफ है। ठीक है, हम छात्रों की जीत हुई अलग बात है, लेकिन हम आभार यात्रा के पक्षधर में बिल्कुल भी नहीं थे। और हमने स्पष्ट कहा कि भाई हम किसी भी प्रकार के आभार यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कुछ ही सही जेन्युइन बच्चे भी थे। उनको तकलीफ हुई इस खराब सिस्टम के कारण, इस जालसाजी के कारण, इस गड़बड़ी के कारण। वो जेन्युइन लोगों के भी तो, उनको भी तो चोट पड़ रही है, तो इसलिए हमने आभार यात्रा के पक्षधर हम कभी नहीं। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर को आप लोग कैसे देखते हैं? 26 दिनों का संघर्ष और भूख हड़ताल, पूरा देश भर से प्यार समर्थन हर एक रूप से, उसके बाद भी देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि मैं स्वयं को भी कह रहा हूं कि मैं अभी विधायिका को सीख रहा हूं, मैं संसदीय कार्य प्रणाली को सीख रहा हूं, और मैं न्यायिक दांवपेच को भी सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जानता हूं चीजों को, बिल्कुल नहीं, मैं सीख रहा हूं। और इन 1.5 सालों के क्रम में मैंने जो सीखा, उसका अनुभव मैंने विधानसभा के अंदर भी रखा था, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा जगह है जहाँ आप रिकॉर्डेड बात आपकी होती है, वहाँ आप अतार्किक बात नहीं रख सकते हैं। आप मीडिया में, आप भाषणों में कुछ भी कहिए, लेकिन विधानसभा के जो रिकॉर्ड में आता है उसमें आपको तार्किक बात रखनी पड़ती है। और मैं कभी तर्क से पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि पेच आ रहा है न्यायालय का। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने बार बार दोहराया है, सुदीप सोनू, हेमंत सोरेन के बाद अगर मंत्रालय में किन्हीं का पकड़ है तो सुदीप सोनू जी का है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में ज्वाइनिंग दी गई है। आप एक वाक्य में चीज को समझ जाइए। तो ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में अगर ज्वाइनिंग दी गई है, कंडीशनल ज्वाइनिंग, तो ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए था। सरकार को अपना पक्ष, मैंने विधानसभा में यह भी कहा था कि सरकार स्वयं एक पार्टी होती है, अतः जिस प्रकार वह लेन देन के वित्तीय प्रकरण में ईडी से जांच के लिए पहले वो कोर्ट में अनुरोध करते हैं, तो उसी प्रकार वो अनुरोध करिए कोर्ट में, या फिर अपना पक्ष रखिए। क्योंकि कोर्ट का ही निर्णय आदेश था कि अगर माल प्रैक्टिस यानी गड़बड़ियों में अगर कोई सम्मिलित होते हैं तो भाई उस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार ये पक्ष रखती है कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गड़बड़ पाए गए। क्योंकि जो लोग एक्यूज्ड हैं, अभय तिवारी इत्यादि इत्यादि, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने नेपाल में, बोकारो में तो 400, तो इधर 200, इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवाया है। तो उसके आलोक में उनसे वो आग्रह करते हैं कि आप निर्णय करें, जजमेंट करें। और जाहिर सी बात है, न्यायालय उसके आलोक में एक उस परीक्षा को रद्द करती या फिर कार्रवाई, या फिर न्यायालय, चूंकि न्यायालय के सर्वोपरि है, वो अपने स्तर से एक निर्णय सुनाती, या तो उच्च स्तरीय जांच की सुनाती, या तो रद्द करने की निर्णय सुनाती। लेकिन मेरा ये मानना था कि न्यायालय के थ्रू ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कैबिनेट का मीटिंग के बाद ये नहीं होना चाहिए, लेकिन 11वीं से 13वीं जेपीसी में पहले से केस चल रहा है। लोग जो कॉपी जांच करने का जो पिछले का मामला था, एसओपी का नियम का उल्लंघन करते हुए कॉपी जांच किया गया था 11वीं से 13वीं जेपीसी का, तो उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है और अभी स्टे लगा दिया गया है। तो क्या लगता है, अभी स्टे ठीक है या सीजीएल में तो स्टे नहीं लगा है? अभी सीजीएल के अभ्यर्थी शायद कोर्ट नहीं गए होंगे। हालांकि हमें लगता है कि कैबिनेट
की बैठक के बाद हमें लगता है कि तमाम जो परीक्षाएं रद्द की गई वो शायद 2-3 नोटिफिकेशन है या फिर क्या अलग-अलग परीक्षा के लिए अलग नोटिफिकेशन, तो हमें लगता है उस नोटिफिकेशन के आधार पे स्टे लगा है। और दूसरी बात है कि जो जेपीएससी कल स्टे लगा 11वीं से 13वीं वाला। 11वीं से 13वीं, अब शायद ये लोग कोर्ट नहीं गए होंगे या फिर कोर्ट में अपना पक्ष इन लोग नहीं रखे होंगे। अभय तिवारी जैसे लोग इस प्रकार का कांड करते हैं, पीजीटी में भी टॉपर बन जाते हैं, तो ये सिस्टम कैसे रोकेगा? पूरा देश में आप बिहार में चले जाए, पंजाब में चले जाए, झारखंड में चले जाए, हर जगह पेपर लीक और स्टूडेंट का एक आक्रोश पूरा राज्य में चल रहा है। पेपर माफिया जो है पूरा देश में हावी है, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे एनडीए का, चाहे नहीं, यूपीए कहीं भी पूरा देखिए, इसीलिए इस देश को एक बहुत ही भया माने क्रांति की आवश्यकता है, एक शिक्षा क्रांति। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि या तो इस देश में प्राइवेट संस्थान रहे या तो सरकारी संस्थान रहे, दोनों नहीं चलेगा। ये मेरा अपना निजी विचार है। दोनों इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सरकारी स्कूल, मैं विधायक हूँ, मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, कोई भी गांव में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षक अनुपात में है। भारी गिरावट है शिक्षकों में, 4-5 शिक्षकों के भरोसे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो भारी गिरावट है शिक्षकों की व्यवस्था में। और पढ़ाई क्या है सरकारी स्कूलों में, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं सभी का, लेकिन वो कहें कि अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाएं। जो शिक्षक स्वयं पढ़ा रहे सरकारी स्कूलों में, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, तो सभी सरकारी कर्मचारी और खासकर शिक्षक, चूंकि आप पढ़ा रहे हैं, भैया आप जो खाना बनाएगा उसको तो पहले चखना चाहिए कि खाना में कोई खराबी तो नहीं ना है, या फिर कोई आपने ऐसा सब मिलाया तो नहीं ना है। तो ठीक उसी प्रकार जितने भी झारखंड राज्य में सरकारी शिक्षक है, जो सरकारी विद्यालय में झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य देख रहे हैं, मैं उनसे पहले कहना चाहूंगा आप साहस दिखाइए और अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ाइए। सीजीएल का जो मामला आया है, कल जैसे कोचिंग के टीचर और छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से कोई मजबूत वकील नहीं रखा गया। एडवोकेट जनरल होता है सरकार का वकील, जो मुख्य जब हेमंत सोरेन का मामला आता है तो वो दिल्ली से वकील मंगा लेते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील मंगा लेते हैं, लेकिन जब छात्रों का रद्द करने की बात की है तो वहाँ पे मजबूत पक्ष नहीं रखा गया, तर्क नहीं रखा गया, आरोप लगा रहे हैं छात्र। देखिए, ये तो होगा ही, मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि इसमें जो पैसा लिया गया है उसको डकार गए हैं, जो पैसा लिया गया है उसको पचा गए हैं। 7-8 महीना का समय हो गया है, तो पैसा जगह में शिफ्ट हो गया या फिर ऐसा जगह शिफ्ट हो गया पैसा जहां से निकालना संभव नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी हालांकि स्वयं इन्वॉल्व ना सही, उनके बहुत प्रिय लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके कारण वो नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा पैसा दें कहाँ से, क्योंकि जो बच्चे हैं जेन्युइन तो खैर है ही कुछ परसेंट, लेकिन उसके बाद भी जो बाकी है तो उन्होंने भी क्या कहीं ना कहीं 50 लाख 60 लाख रुपए जो दिए हैं, तो भाई उनका क्या होगा। इसलिए ये उनका अंदर से गेम प्लान है। तो जेन्युइन बच्चे लोग आपको भी ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं जयराम तो पीएचडी कैसा पीएचडी धारी है जो कि इनको जानकारी नहीं, हमने संघर्ष करके मेहनत करके गरीब आदिवासी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, ट्रोल का सवाल नहीं है, एक बात सीधा सा बात है, प्रोजेक्ट भवन के बाहर से आपको कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करने दीजिए। अब जाहिर सी बात है जब किसी आंदोलन में आके खड़े होंगे, मैंने कहा कि वो लोग अगर मुझे माफ ना भी कर पाए तो भाई उसके लिए मुझे खेद रहेगा, वो जीवन भर मेरे लिए आलोचना करें, मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैटर ही ऐसा है। अब वो उस परीक्षा में शामिल हुए जिसमें कदाचार हुआ, तो मैं उसमें क्या करूँ। आप राजस्थान हाईकोर्ट का क्या निर्णय था आपने पढ़ा होगा, वहीं का ये निर्णय था कि अगर भोजन में 20 मिला है तो 20 को निकालना संभव नहीं है, ये हाईकोर्ट का निर्णय है। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप कोर्ट से ऊपर तो आप भी नहीं है। उसके बाद कलकत्ता का क्या निर्णय था, कलकत्ता हाईकोर्ट का ये निर्णय था कि इतनी भारी संख्या में गड़बड़ियां हुई हैं कि एक एक को चुन करके फ्रेश लोगों को रखना संभव नहीं है, इसलिए पूरी भर्ती को ही रद्द किया जाता है। तो ये मेरा निर्णय नहीं है, हाईकोर्ट का ही है। उसके बाद हमें क्या है, हम तो चाहेंगे कि भाई जो लोग जेन्युइन हैं, अगर उनको सरकार नौकरी में रख पाती है, कोई ऐसा रास्ता निकाल पाती है तो निकाले। आपके पास कोई आइडिया है सेग्रीगेट करने का, कैसे इनको अलग किया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। मेरे पास तो यही है भाई कि अगर भारी संख्या में गड़बड़ियां हुई हैं तो फिर आप उसमें नहीं कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे। भारी संख्या, देखिए अगर मान के चलिए 100 अभ्यर्थी हैं, अगर उसमें से 5 लोग, चूंकि नाम पता चला कि विधायक जी के बेटे हैं, सांसद जी के बेटे हैं, तो चलिए 5 लोगों पे हम कार्रवाई किए, उनको वे दोषी पाए गए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग गलत सर्टिफिकेट दे दिए थे, 2 साल बाद पता चला कि आपने सर्टिफिकेट गलत दिया था, आप फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किए तो उसका मान्यता ही सही नहीं था, वो व्यक्तिगत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूरा सिस्टम ही ध्वस्त है, इसमें पूरा सिस्टम ही, इसमें सीबीआई जांच से संभव नहीं है क्या सेग्रीगेट करना, छात्रों को कौन पैसा दिया नहीं दिया, वो तो जो सेटिंग कराया अभय तिवारी लोग जैसे लोग तो बता सकते हैं। संभावना है, बिल्कुल है, संभावना है, लेकिन चांसेस कम है, चूंकि आप कोर्ट तक जब मामला जाएगा तो कोर्ट भी इसमें, जो पूर्व के राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं और वहाँ जो निर्णय आया है उसके आलोक में यहाँ की भी कोर्ट बात करेगी। क्योंकि ठीक है, वो अलग स्टेट की कोर्ट है, ये अलग स्टेट की कोर्ट है, लेकिन नियम तो एक है, तो उस निर्णय का हवाला यह कोर्ट भी देगी। मैंने तो कहा भाई, आखिर वो लोग
नौकरी कर रहे थे पैसे के लिए। मैंने कहा 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ मुआवजा दे दीजिए, मैंने कहा उनका पक्ष नहीं लिया। लेकिन इसमें इतनी भारी संख्या में धांधली हुई है कि आप आखिर वो क्यों परेशान है? इसीलिए ना कि उनको नौकरी खत्म हो जाएगी, इसीलिए ना कि उनकी सैलरी रुक जाएगी। बहुत सारे नौकरी छोड़ के आए हैं ना। अरे भाई तो सब ज्यादा से उसमें तो लग रहा है कि सभी नौकरी छोड़ के आए तो दूसरी भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं मेहनत से। नहीं तो पढ़ाई लिखाई छूट गया है कहते हैं, हमारा मतलब पढ़ाई से रिलेशन 2 साल तो आखिर तक वो नौकरी उतना- क्यों कर रहे थे? सीधा सवाल है। देखिए एक बात जान लीजिए, इस देश में सेवा नाम का केवल पद है, सेवा कोई नहीं करता है। सैलरी नहीं दीजिएगा तो कोई सेवा नहीं करेगा, चाहे वो कोई रहे, आईएएस रहे आईपीएस रहे। अगर सैलरी हटा दीजिएगा, सुविधा हटा दीजिएगा, कोई आईएएस का फॉर्म ही नहीं भरेगा, कोई रहे। तो इसलिए उनको वो सैलरी के लिए उनको उनकी नौकरी जाने का दुख नहीं है। उनको सैलरी, जो उनका घर परिवार नहीं चलेगा, जो उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी, उनका जो रोजगार का साधन होगा, जो वो चिंता का विषय है। तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई उनको 1 करोड़ 2 4 5 करोड़ दे दीजिए मुआवजा। मैं कब उनका पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल 1 2 करोड़ 5 करोड़ मुआवजा उनको दे दीजिए। जो लोग चिन्हित किए जाएंगे कि उन्होंने ईमानदारी पूर्वक इस नौकरी को लिया था, और जो लोग चिन्हित किए जाएंगे कि इन्होंने पैसा दिया है, या फिर ये नेपाल में, बोकारो में, बिहार में, बंगाल में बैठकर पेपर लिखे हैं, तो उन पे बिल्कुल कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। अच्छा जयराम महतो अभी आंदोलन करेंगे क्या? सरकार तो आपके के मेरा साथ आंदोलन पक्का नहीं, छल करेंगे। आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, वो मेरा आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन ठीक है, था। समर्थन- छात्र करेंगे, फिर हम समर्थन करेंगे जैसा हुआ है। मतलब आप अगुवाई नहीं करेंगे, छात्र अगुवाई हमने करेंगे। कब अगुवाई किया है? क्या हम लोग आपके देवेंद्र जी अगुवाई किए थे। कहाँ देवेंद्र जी अगुवाई किए हैं? सबसे वो पहले देखिए, देश को मालूम है कि देवेंद्र जी अगुवाई किए हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ था, 2 पंडाल क्यों बना था आपको ही मालूम है। क्योंकि सबको मालूम था कि भाई देवेंद्र जी एक कदावर नेता है, ये राज्य में कहीं चर्चित न हो जाए, इसीलिए कुछ लोगों ने देवेंद्र जी को अलग कर, बल्कि उनका शुरू में आलोचना करवाया, देवेंद्र जी, महेंद्र जी। लेकिन देवेंद्र जी संघर्षशील व्यक्ति हैं, वो इतने जिद्दी हैं कि जो लोग उनकी आलोचना करते थे आज प्रशंसा करने लगे। तो देवेंद्र जी को भी उन्होंने कहाँ स्वीकार किया था? अगर आपको जानकारी तो जानना चाहिए। ये मंच बनाया हुआ किसका था? देवेंद्र जी का था। बापू पार्टिका में धरना पर सबसे पहले कौन बैठे थे? देवेंद्र जी बैठे थे। लेकिन कुछ लोगों को देवेंद्र जी का संघर्ष पचा नहीं, क्योंकि संघर्ष के बाद एक पहचान भी मिलती है। उन लोगों का साफ कहना था कि राजनीतिक आदमी को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो 2 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा और ये विधानसभा वगैरह। अरे भाई, हारने से क्या होता है? वो कोई मान्यता प्राप्त पार्टी के नेता थोड़ी हैं, वो कोई सरकार में बैठी पार्टी के नेता थोड़ी हैं। और इससे पहले भी जब सीजीएल की यही परीक्षा के लिए वो लाठी खाए थे, तभी उनको रोक देना चाहिए था कि भाई आप लोग राजनीतिक दल से हैं, आप लोग नहीं आइए हमारे कार्यक्रमों में। या तो ये एक निर्णय होना चाहिए, कोई नहीं आए, नैतिक समर्थन भी कोई ना दे। खान और खदान अधिनियम में आपने भी जोर दिया है, हेमंत सोरेन ने भी कल अध्यक्षता करके बैठक किया। लगता है एक जोरदार उलगुलान होगा झारखंड राज्य में। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी खनिजों का फैसला अगर केंद्र करे, एक तरफा फैसला करे, तो ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। गांव हमारे जलेंगे, धुआं हम खाएंगे, बीमारियों का सामना हम करेंगे, कम उम्र में मर जाएंगे हम, और दिल्ली फैसला करेगी हमारी खनिजों का, ये कतई उचित नहीं है। दिल्ली का आंदोलन, दिल्ली इस बार क्या पूरा राज्य के आंदोलन को देखेगा? दिल्ली ने तो स्टूडेंट मूवमेंट को ही देखा, पूरे देश ने देखा, देश से बाहर के लोगों ने देखा। और हम आपको स्पष्ट कहेंगे अनिल जी, हमारा ये जो आंदोलन था, ये किसी प्रतिभाशाली छात्र के हक को मारने के लिए नहीं था, इस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए था। और जब सिस्टम रिफॉर्म की बात आएगी ना अनिल जी, तो बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये देश बना। निर्मल महतो, शिबू सोरेन, विनोद बाबू ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये राज्य बना। तो आप रिफॉर्म की बात करेंगे, जो सड़ चुका है सिस्टम, उस सड़े हुए सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करेंगे, तो कई भाइयों, कई बहनों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। और हम फिर कहेंगे कि हमारी ये स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट का नहीं है। हालांकि कुछ चीजें घटित हुई जो उचित नहीं है, मैं उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन ये स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट नहीं है, ये गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, ये सीटों को बेचने के खिलाफ प्रोटेस्ट है। अब उस सीटों के बेचने के व्यापार के बीच कुछ ईमानदार भाई भी पहुंच गए हैं, इसमें उसके लिए हमें माने उनके लिए हमें अफसोस है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनको सरकार 1 करोड़ 2 3 4 5 करोड़ जो भी आपको लगे उचित एक मुआवजा दे दीजिए। मैंने नौकरी वो लोग को ना रखें ऐसे नहीं, अब ये तो देखिए, अगर 4-5 लोग गड़बड़ी पाए जाते हैं, अब अभय तिवारी स्वीकार करेंगे 400 अकेले उभे रहा है, जहाँ 1900 पोस्ट है वहाँ 400 अगर अभय तिवारी के सौजन्य से पास हुए हैं, अभय तिवारी का पूरा खानदान सौजन्य से पास हुआ है, तो अगर माननीय न्यायालय के पास, चूंकि न्यायालय में अनुभवी लोग बैठे हैं, सीबीआई के पास अगर या फिर सरकार के पास कोई रास्ता है तो बनाए। मैं अपना ही, मेरा ये निजी मानना है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अध्ययन किया है कई कोर्टों के निर्णयों को, उस निर्णय के आलोक में मैंने ये बयान दिया, और मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंचने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपका पक्ष ले रहा हूँ। आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? एक लाइन कहना है, सैलरी के लिए, सेवा के लिए कोई नौकरी नहीं करता है। कह दीजिए कि हम सैलरी कोई पे सुविधा नहीं रहेगी, कोई आईएएस आईपीएस तक नहीं बनेगा, सैलरी के लिए करते हैं, चूंकि जरूरी है, सैलरी भी जरूरी है भाई। परिवार कैसे चलेगा? माँ की बीमारी का इलाज कैसे होगा? भाई की पढ़ाई कैसे होगी? पिताजी की दवाई कैसे होगी? बिल्कुल
सैलरी होनी चाहिए, आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए। तो आर्थिक संपन्नता के लिए वो नौकरियों में है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनको करोड़ रुपए में मुआवजा दे दीजिए। अच्छा, जो लोग आपका विरोध की नज़र से देख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट भवन के बारे में कर रहे हैं, उसको क्या कहना चाहिएगा? नहीं, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे भैया कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कुछ ईमानदार लोग हैं, और जाहिर सी बात है आपको ठेस भी पहुंची होगी और आप लोगों के मन में हम लोग के प्रति नाराजगी भी हुई होगी, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई किसी की नौकरी ले ली जाए। हमारा मकसद ये है कि उस नौकरी के क्रियाकलाप में जो माने गड़बड़ियां हो रही हैं, और एक बार नहीं जब से झारखंड बना है, अब उसको रोकने की आवश्यकता है, उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, आमूल-चूल बदलाव करने की आवश्यकता है। और जब बदलाव होगा, जब क्रांति होगी, तो कई लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है।